Hey guys, I am Siddharth here. This is our second video on Right to Information Act 2005. In this video, we are going to discuss about evolution or historical background of RTI Act. तो अभी के लिए let's start the video. Do you imagine हमें इंडिपेंडेंस मिलने की 58 ईयर्स तक भी हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम पर कोई भी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं था। हमारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो अभी तक डार्कनेस और सीक्रेसी की कल्चर में रहा करते थे। अब उनकी सिचुएशन की ग्रेविटी को समझने के लिए हम एक लाइन समझते हैं जो बोलती है, पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ नॉलेज। मतलब पावर आती है नॉलेज से और नॉलेज आती है इन्फॉर्मेशन से। तो अब सोचने वाली बात यह है, जब किसी पर्सन के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं होगा तो डे टू डे लाइफ में होने वाली पॉलिटिकल और अदर एक्टिविटीज में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन कैसे कर पाएगा। अब राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा एक्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में 58 ईयर्स तक भी इनेक्ट नहीं हो पाता है, तो कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजंस रहे होंगे, कुछ चैलेंजेस आए होंगे और कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी होंगे। तो इन्हीं सब को डिस्कस करते हैं हम डिटेल में और स्टार्टिंग करते हैं चैलेंजेस से। इस लिस्ट को हम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक्ट 1923 में ब्रिटिशर्स ने इनेक्ट किया और ये एक ऐसा एक्ट था जिसका एम इसका नेम ही सजेस्ट कर देता है कि इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज ना कर देने के लिए सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना। अब आता है ओथ सेरेमनी का प्रोसेस। अब इसका फंडा भी कुछ सेम सा ही है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन करने वाला है उसे इंफॉर्मेशन को स्टेट सीक्रेट मानते हुए उसे डिस्क्लोज ना करने की ओथ लेनी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। अब कुछ ऐसा ही काम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी करता है। इसका सेक्शन 123 किसी भी अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज करने के लिए मना करता है विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब ऐसे काफ़ी सारे एक्ट्स और उनकी प्रोविजंस और भी हैं जो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जैसे रूल 9 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, रूल 11 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज और आर्काइव्स पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ दिसंबर 22, 1972। हाँ, अगर आप एक क्लोज स्टूडेंट हैं तो आपको इन सभी की डीप स्टडी करनी चाहिए और इसीलिए मैंने अपने आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। ये तो हुई चैलेंजेस की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की हिस्ट्री में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो इट ऑल स्टार्टेड विद द जनरल इलेक्शन ऑफ 5th लोकसभा विच इज हेल्ड इन 1971। अब इन इलेक्शंस में स्पेशल ये हुआ कि मिस्टर राज नारायण जो मिस गांधी के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से इलेक्शन फाइट कर रहे थे, वो बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और वो इस हार को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब इसके बाद होता ये है कि मिस्टर राज नारायण मिस इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस और अपनी पावर एंड पोजीशन से गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करने के लिए ब्लेम करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में मिस इंदिरा गांधी अपने ऊपर लगे सभी एलिगेशंस को बेसलेस बताते हुए कोर्ट में ये आर्ग्यू करती हैं कि ना ही तो उन्होंने इन इलेक्शंस को जीतने के लिए किन्हीं अनफेयर टैक्टिक्स का यूज किया है और ना ही गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज। और उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने अपनी सारी स्पेंडिंग इंक्लूडिंग हर ट्रैवल एक्सपेंडिचर ब्लू बुक में लिखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ही की है। अब आप ये डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि यार ये ब्लू बुक क्या है। तो एक्चुअली इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच कंप्राइज्ड द सिक्योरिटी गाइडलाइंस रिगार्डिंग द ट्रैवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आती है डिसीजन वाली डेट 12 जून 1975। इस दिन अपने जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा मिस इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का गिल्टी मानते हुए उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं और साथ ही ये कमेंट भी पास करते हैं कि इन द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया पीपल आर द मास्टर्स एंड दे हैव द राइट टू नो अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ देयर गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जस्टिस सिन्हा गवर्नमेंट को उस ब्लू बुक को भी कोर्ट में प्रेजेंट करने का ऑर्डर करते हैं जिसे वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 123 में सीक्रेट डॉक्यूमेंट बताकर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रही थी। अब ये डिसीजन मैडम प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं आता और वो इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं। अभी तक क्या था कि सब कुछ ठीक ठीक से चल रहा था, लेकिन अब आती है डेट 25 जून 1975 वाली। इस दिन क्या होता है कि मिस गांधी आर्टिकल 352 का मिसयूज करते हुए इंटरनल एग्रेशन के नाम पर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर देती हैं
और इसी के साथ इंडिया में स्टार्टिंग होती है 21 मंथ्स तक चलने वाले अथॉरिटेरियन रूल की। इस वक्त एक स्लोगन भी खूब चला, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा करके। इसका मतलब क्या हुआ? इंदिरा के अगेंस्ट बोलना मतलब इंडिया के अगेंस्ट बोलना, और ऐसा करने के लिए सीधा जेल जाना। तो इसका सेम इफेक्ट जुडिशरी पे भी पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियलिटी जिन पर जुडिशरी वर्क करती है, उन प्रिंसिपल्स को अब मीनिंगलेस बना दिया गया था। काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए, और स्पेशली उसमें 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला करते हैं, तो उसने काफ़ी कुछ बदल दिया। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको इतना सब कुछ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बताना है कि जुडिशरी की पोजीशन उस वक्त इतनी वीक कर दी गई थी कि इस केस में एक फेयर और पार्शियल डिसीजन आ ही नहीं सकता था। और ये सारी बातें यूं ही मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने इस बात को बाद में एडमिट भी किया। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इस केस से एक अच्छी चीज़ तो ले ही सकते हैं, और वह है जस्टिस के मैथ्यू का कमेंट। उन्होंने भी जस्टिस सिन्हा की बात से एग्री किया और बोला कि देयर कैन बी बट फ्यू सीक्रेट्स। अब 21 मंथ्स तक तो सब कुछ ऐसा ही चलता है। फिर हम बोल सकते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल्ड ऑन द टाइम कि मिस गांधी जनरल इलेक्शंस का अनाउंस करती हैं, और उनको एक्सपेक्टेशन थी कि वो बहुत आसानी से जीत जाएंगी वापस से, क्योंकि 21 मंथ्स तक कुछ अपोजिशन था नहीं वैसे भी, और सब लोग जेल में थे, इलेक्शंस के लिए काफ़ी कम टाइम था। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। वो हारी, उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी भी हारी, और उनके ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हार गए। अब ऐसे में क्या होता है कि जनता पार्टी पावर में आ जाती है। मिस्टर मोरारजी देसाई, जो उस पार्टी को लीड कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब उन्होंने इलेक्शन से पहले जो प्रॉमिस किया था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 को अमेंड करने का, तो वो उसे एप्लीकेबल बनाने के लिए एक कमेटी फॉर्म करते हैं। अब उस कमेटी के सजेशन आते हैं कि इस एक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाए और इसको सेम ही रिटेन किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर भी अपनी तरफ से कोई खास एफर्ट्स लगाते नहीं है, और ये एक्ट बिना चेंजेस के ही रहता है। अब कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता है, कभी गवर्नमेंट्स वगैरह चेंज होती है, कभी दिखाने के लिए छोटे मोटे एफर्ट्स किए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चेंज क्या होता है? नथिंग। फिर आता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसे हम लोग फर्स्ट जस्टिस केस के नाम से भी जाना करते हैं। अब पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में। होता ये है कि यूनियन लॉ मिनिस्टर एक सर्कुलर इशू करते हैं, जो कि सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सेंड कर दिया जाता है। इसमें ये होता है कि किसी भी एडिशनल जज को परमानेंट जज बनाने से पहले, या फिर किसी भी हाई कोर्ट जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने से पहले उसकी प्रेफरेंस ले ली जानी चाहिए। और साथ ही कोई भी डिसीजन लेते वक्त कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन की जानी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी डिसीजन अल्टीमेटली होगा कैसे? मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस की एडवाइस को प्रायोरिटी मिलेगी या फिर गवर्नमेंट की विल प्रिवेल करेगी, इसको लेके बहुत अनसर्टेनिटी थी। अब ये सारे इश्यूज इसलिए अरोज हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने जजेस के अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर के प्रोसेस में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। अब इन सभी इश्यूज को लेकर वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में काफी सारी रिट पिटिशंस फाइल की गई, और इन्हीं पिटिशनर्स में से एक थे IAS SP गुप्ता। तो मेनली इशू ये हुआ कि जब इस केस की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तब पेटिशनर्स ने यूनियन लॉ मिनिस्टर, CJI और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली के बीच हुई कोरस्पोंडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट करवाने की रिक्वेस्ट की, और गवर्नमेंट ने इसे प्रोड्यूस ना करने के लिए स्टेट प्रिविलेज का डिफेंस लिया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए उन्हें उस कोरस्पोंडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस करने का ऑर्डर देते हैं, और साथ ही गवर्नमेंट को गुड गवर्नेंस के 3 प्रिंसिपल्स भी रिकॉल करवाते हैं: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ओपननेस। हाँ, वैसे तो इस केस में और भी काफ़ी सारे इश्यूज अरोज हुए थे। अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की हिस्ट्री में नेक्स्ट बिग इवेंट आता है 9th जनरल लोकसभा इलेक्शन से पहले। अब इस बार के इलेक्शंस में स्पेशल ये होता है कि ऑलमोस्ट सभी अपोजिशन पार्टीज के मैनिफेस्टो में इंफॉर्मेशन के मैक्सिमम डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल को इंक्लूड किया जाता है। अब होता ये है कि इलेक्शंस होते हैं और मिस्टर VP सिंह देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वो अपने फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट में ही गवर्नमेंट में ओपननेस लाने की कमिटमेंट को शो करते हैं। उन्होंने उसी ब्रॉडकास्ट में ये भी बताया कि उनका मानना है गवर्नमेंट में जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना कम करप्शन होगा। इसके साथ ही वो ये भी मानते थे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन
जो कि हमारे वैसे तो फंडामेंटल राइट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड भी है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक इफेक्टिव मशीनरी तैयार की जानी चाहिए। अब इससे पहले कि वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरी कर पाते, ड्यू टू सम रीजंस उनकी सरकार ही गिर जाती है। अब हम स्विच करते हैं ईयर 1994 में और देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में। तो अभी होता ये है कि राजस्थान के एक छोटे से शहर ब्यावर में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन के नाम से, और इसके बनने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अरुणा रॉय। अब बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट लेवल पर लोगों को अवेयर करने का काम करती थी। इसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जन सुनवाई के नाम से, और इसमें ये लोग सभी पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबरर्स, सफरर्स सभी को इनवाइट करते थे जो भी आना चाहे, और उनको अपनी बात रखने और अपने आप को डिफेंड करने का फेयर चांस भी मिलता था। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लोग पहले से खुद से ही करप्ट होंगे वो तो इस मीटिंग में बिल्कुल नहीं आएंगे। बस इसे एक स्टेप से हुआ ये कि लोग अवेयर होने लगे और वो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की मांग करने लगे। और ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? जब राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा। तो मतलब इस एक स्टेप ने लोगों के लिए एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया। अब इसके बाद होता ये है कि ईयर 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन NCPRI, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे और RTI एक्टिविस्ट के साथ मिलके और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडेंस में एक RTI बिल का ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सेंड कर देते हैं। अब इस ड्राफ्ट को एक साल अपने पास रखने के बाद 1997 में गवर्नमेंट इस बिल की प्रैक्टिकेबिलिटी के रिगार्डिंग सजेशन मांगने के लिए शौरी कमेटी को रेफर कर देती है। इसी बीच स्टेट्स पर भी सेंटर की लेजिस्लेशन का वेट ना करके RTI के रिगार्डिंग अपने खुद के लॉज इनेक्ट करने का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। तमिलनाडु ये पहला स्टेट बनता है RTI एक्ट को इनेक्ट करने वाला। इसके बाद शुरू होती है एक सीरीज जिसमें गोवा 1997 में, राजस्थान एंड कर्नाटक 2000 में, दिल्ली 2001 में, महाराष्ट्र एंड असम 2002 में और मध्य प्रदेश 2003 में अपने अपने यहाँ भी इस लॉ को इनेक्ट कर लेते हैं। ये तो हुई स्टेट्स की बात। अब हम देख लेते हैं कि इस बीच सेंटर ने कौन कौन से एफर्ट्स लगाए। ईयर 1998 में NDA की गवर्नमेंट पावर में आ जाती है और ईयर 2000 में ये लोग प्रेजेंट करते हैं एक बिल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से। अब 2 साल तक तो ये बिल पार्लियामेंट में यूं ही पेंडिंग पड़ा रहता है। फिर 23 दिसंबर 2002 को इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवा लिया जाता है और 6 जनवरी 2003 को इसे प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है और ये बिल एक्ट बन जाता है। अब ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 बन तो जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी कमियां रह जाती है। जैसे इसका एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन काफ़ी लिमिटेड होता है। इसमें सेम सब्जेक्ट पर पहले से बने स्टेट लॉज को रिपील करने के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं होते, एक्सेट्रा। इस एक्ट के साथ क्या हुआ ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम डील करते हैं एक इंपॉर्टेंट केस से, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब इस केस में ये होता है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कमीशंस रिकमेंडेशंस। और लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन में क्या था कि हर एक पॉलिटिशियन को अपने से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करानी चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर है तो उसकी एजुकेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स एक्सेट्रा, सो दैट हर एक सिटीजन उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को जज कर पाए। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अपने आप को एक्सपोज तो करवाना नहीं चाहेगा, तो यूनियन ऑफ इंडिया ने भी ये आर्ग्यू किया कि ये जो मैटर जिससे दिल्ली हाई कोर्ट डील कर रहा है वो उसके एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन में आता ही नहीं है। अब दोनों ही पार्टीज को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ये रूलिंग देता है कि पॉलिटिशियंस को अपना पर्सनल बैकग्राउंड डाटा तो शेयर करना ही चाहिए, बिना उसके तो सिटीजन्स उनका फेयर असेसमेंट कर ही नहीं सकते। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पार्टीज को प्रॉपर्ली सुनने के बाद हाई कोर्ट के डिसीजन से एग्री करता है और ये क्वेश्चन भी करता है कि जब राइट टू नो फंडामेंटल राइट है तो किसी भी पब्लिक फिगर को अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में प्रॉब्लम ही कैसी। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चांस। तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम आया जब देश में नेक्स्ट इलेक्शंस अनाउंस हो चुके थे। तो बस फिर क्या था, अपोजिशन ने इसको एक मुद्दा बना लिया। इस बार भी इलेक्शंस होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं और पावर शिफ्ट हो जाती है NDA से UPA के हाथों में। प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये फॉर्म करते हैं कमेटी NAC, नेशनल एडवाइजरी कमेटी के नाम से। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस कमेटी को मिस सोनिया गांधी हेड कर रही थी।
प्राइमरीली इस कमेटी का वर्क गवर्नमेंट स्कीम्स का इवेल्यूएशन करना और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के लिए गवर्नमेंट को चेंजेस सजेस्ट करना था। तो एनएसए की रिकमेंडेशंस पर गवर्नमेंट ने एक बिल पार्लियामेंट में टेबल्ड किया, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2004 के नाम से। अब वैसे तो ये बिल बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के साथ लाया गया था, लेकिन फिर भी इसमें एक बहुत बड़ी कमी तो छूट ही गई, और वो कमी थी इस बिल का सिर्फ सेंट्रल लेवल पे एप्लीकेबल होना। अब ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ना कि एक आम आदमी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या तो वो लोकल अथॉरिटीज़ के पास होती है या स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए होती है, और ये दोनों ही इसके जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड किए गए थे। इसीलिए इस बिल के अगेंस्ट में पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। NCPRI, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे RTI को लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसने इन प्रोटेस्ट में भी काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। इन दी एंड गवर्नमेंट को इन सभी की बात माननी पड़ी और एक नया बिल लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2005 के नाम से। ये बिल 11 मई को लोकसभा से पास हुआ, 12 मई को राज्यसभा से, 15 जून को प्रेसिडेंट की असेंट मिली तो बिल एक्ट बन गया, और 12 अक्टूबर से ये बिल फुल्ली फंक्शनल हुआ। अब ये लॉजिक समझने के लिए कि ये बिल 15 जून को एक्ट बन गया और 12 अक्टूबर को फुल्ली फंक्शनल हुआ, आपको हमारी प्रीवियस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।